Dear students, lecture 16 of first year biology. Now today we are going to starting our chapter 2, the most important chapter of your biology subject, and the subject matter of this chapter will always remain along with you in your future because you have chosen biology. बियोलॉजी का ये बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर का जो इल्म है ये आपके साथ है हर वक्त. आपने बियोलॉजी का सब्जेक्ट चूज कर लिया है, ये फ्यूचर आप एग्रीकल्चर साइंस में है, इकोलॉजी में है, जेनेटिक्स में है, मेडिकल साइंस में है, आपको बायोकेमिस्ट्री आनी चाहिए. तो इंशाल्लाह ताला सर गुलाम हुसैन बायोकेमिस्ट्री के लिए ही पीर महल में मशहूर है. तो इंशाल्लाह ताला बेटा जी इस चैप्टर में आपको वो तमाम बेसिक कंसेप्ट्स में क्लियर करवा दूंगा कि आप बेशक किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में बैठ के पीएचडी भी अगर कर रहे होंगे तो आप मार नहीं खाएंगे किसी से, क्योंकि आपकी बेस मजबूत होगी. बस करना यह है कि जो मैं आपको सिखा रहा हूं उसको समझें, गौर से समझें, इंतहाई गौर से समझें, गहराई में जाके समझें. हम बहुत टाइम लेंगे इस चैप्टर को पढ़ाने में. तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है जी, चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स. अगर आपको याद हो तो हमने ये लफ्ज 2 मरतबा चैप्टर 1 में पढ़ रखा है. पहली मरतबा हमने पढ़ा था बायो एलिमेंट्स में, आउट ऑफ नेचरली अकरिंग 92 एलिमेंट्स, 16 elements which make chemical compounds from which living organisms are made are called bioelements. चैप्टर 1 में हमने पढ़ा बायोएलिमेंट्स जिन कंपाउंड्स को बनाते हैं उन्हीं कंपाउंड्स का नाम तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है. चैप्टर 1 में हमने लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर मॉलिक्यूलर लेवल में भी पढ़ा था कि नेचर के अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं रहते हैं एटम्स, बल्कि वो मिलकर इकट्ठे एक स्टेबल फॉर्म में रहते हैं. वो स्टेबल फॉर्म मॉलिक्यूल कहलाती है. वो मॉलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स. किसी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की एग्जांपल दें जी. पानी, सबसे पहले पानी, क्योंकि ये हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म सबसे ज्यादा बड़ी मकदार में पाए जाने वाला जो है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल. उसके बाद आपने अपनी पिछली क्लासेस में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ रखे हैं, मिनरल्स, साल्ट्स वगैरह पढ़ रखे हैं. ये सब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में आते हैं. तो बेटा जी अगर आपको याद हो तो मैंने आपको जो है वो बायोलॉजी के लेक्चर नंबर 3 के अंदर, चैप्टर 1 लेक्चर 3 के अंदर जो है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में डिफरेंसेस लिखवाए हुए हैं. अगर नहीं तो वो लेक्चर निकालें, वहां से रीड करें. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री. आज हम बायोकेमिस्ट्री से शुरू करते हैं. बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन आपकी किताब में मौजूद है, मैं वही पढ़ता हूं. बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स. केमिकल कंपोनेंट्स, केमिकल कंपोनेंट्स कौन है? एलिमेंट्स हैं. केमिकल कंपोनेंट्स कौन है? कंपाउंड्स हैं. ठीक है ना जी. एंड दोबारा से बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स एंड chemical processes in living organisms. in living organisms. तो बायोकेमिस्ट्री किस चीज का मुतालिया है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाने वाले केमिकल कंपाउंड्स, केमिकल सब्सटेंसेस
और उन केमिकल सब्सटेंसेस का लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या रोल है, वो क्या क्या वहां पे क्या क्या काम करते हैं, चाहे स्ट्रक्चरल चाहे फंक्शनल। क्या मसलन आप ह्यूमन बॉडी के अंदर इंसुलिन का रोल डिस्कस कर रहे हैं तो आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। आप जो है वो प्लांट्स के अंदर सेलुलोज का रोल पढ़ रहे हैं तो आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। आप इंसेक्ट्स के अंदर जो है वो वैक्स जो कि उनका एक्सोस्केलेटन बनाती है वो पढ़ रहे हैं तो आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है ना जी, वगैरह वगैरह। तो बेटा जी अब इसकी अहमियत, डेफिनेशन के बाद सिग्निफिकेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री, इसका फायदा क्या है। देखिए बायोकेमिस्ट्री हमें, बायोकेमिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है हमें कुछ केमिकल टर्म्स देता है, कोई अल्फाज देता है, कोई आइडेंटिफिकेशंस देता है, केमिकल सब्सटेंसेस को डिस्क्राइब करना, केमिकल प्रोसेसेस को। जैसे आपने रेस्पिरेशन के अंदर एक ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा हुआ है, ये ग्लाइकोलाइसिस का लफ्ज कौन दे रहा है, बायोकेमिस्ट्री दे रही है। फोटोसिंथेसिस के अंदर हम फोटोफॉस्फोरिलेशन पढ़ते हैं जिसे रोशनी की मौजूदगी में एटीपी सिंथेसिस कहते हैं, ये टर्म कौन देती है, बायोकेमिस्ट्री देती है। तो बायोकेमिस्ट्री का सब्जेक्ट जो है वो हमें कुछ बेसिक आइडियाज देता है। जब तक वो बेसिक आइडियाज हम सीख नहीं लेते हैं उस वक्त तक हम अपने इंटरनल स्ट्रक्चर एनाटॉमी, अपने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी, अपने बॉडी के ऑर्गन्स के फंक्शंस फिजियोलॉजी, अपनी जेनेटिक्स जो कि हमारे जीन्स का स्टडी है, उनकी केमिकल वर्किंग को नहीं हम समझ सकते। हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेट करता है, हाउ दिस रेप्लिकेशन अकर्स। बायोकेमिस्ट्री आपको उस रेप्लिकेशन को समझने में हेल्प करेगी। बेटा जी बायोकेमिस्ट्री का सब्जेक्ट जो है वो बेस है, बुनियाद है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का भी। खैर तो सेकंड पैराग्राफ में आपका यही लिखा हुआ है, बेसिक नॉलेज ऑफ बायोकेमिस्ट्री इज एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग एनाटॉमी, internal study of internal structure, physiology, study of functions of organs, because all the structures of an organisms have biochemical organizations। क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी, उनके ऑर्गन्स, उनके टिश्यूज, उनके सेल्स किसके बने हुए हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बने हुए हैं। तो भाई फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, मसल कंट्रैक्शन, इन सब को हम किसी ना किसी बायोकेमिकल टर्म्स में ही डिस्क्राइब करते हैं। बेटा जी अगला पॉइंट जो है वो डेफिनेशन और सिग्निफिकेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री के बाद, क्योंकि हमने इसमें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पढ़ने हैं, तो आइए जरा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स यानी केमिकल सब्सटेंसेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, इनको पहले हम क्लासिफाई कर लेते हैं दो कैटेगरीज में। ऑर्गेनिक, इन विच किताब में लिखा हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच कार्बन एंड हाइड्रोजन आर एसोसिएटेड। नहीं भी लिखा तो मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में मॉलिक्यूलर लेवल में पढ़ाया हुआ है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच कार्बन एंड हाइड्रोजन आर एसोसिएटेड टुगेदर। एग्जांपल गिवन ग्लूकोज, सुक्रोज, सेलुलोज, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए, आरएनए, विटामिन्स एटसेट्रा। इनऑर्गेनिक इन विच कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले, फिर वाटर H2O, फिर उसके अलावा साल्ट्स, सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम फास्फेट वगैरह वगैरह। तो बेटा जी ये कुछ एग्जांपल्स आपको एसिड बेसिस भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ही आते हैं। बेटा जी अभी तक जो मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस गुजरे हैं वो तीन गुजरे हैं। नंबर 1 डेफिनेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, नंबर 2 व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सी लेक्चर 3 ऑफ फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। तो उसके बाद दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन क्या गुजरा, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद एग्जांपल्स। चौथा जो देखिए क्या लिखा हुआ है, एमसीक्यूज। ये टेबल 2.1 आपको याद करना है, आपने अपनी किताब में भी लिख लेना है, इस टेबल के आगे उर्दू में लिख लेना है कि ये टेबल याद करना है एमसीक्यूज के लिए कि बैक्टीरिया कौन होते हैं, प्रोकैरियोट्स, मैमेलियन सेल्स, यूकैरियोट्स,
तो एक यूकैरियोटिक सेल और एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर केमिकल कंपोनेंट्स जो पाए जाते हैं वो कितनी परसेंटेज में बाई वेट पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा मकदार में दोनों में वाटर है, 70% टेबल आप देख रहे होंगे किताब पे। प्रोटीन्स उसके बाद आती हैं, यानी अगर जिस्म में से पानी निकाल लिया जाए तो ड्राई बॉडी जो है उसके अंदर फिर दूसरे नंबर पे जो है वो कौन है? प्रोटीन्स। ठीक है ना जी, प्रोटीन्स वाले में बात करेंगे फिर। कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह वगैरह ये सारी परसेंटेज याद करनी है। कौन सी मैंने आपसे पूछनी है ये मुझे पता है, और जब आप आपके सामने आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। अब शुरू करते हैं अगले पॉइंट की तरफ जी। क्या जी? मेटाबॉलिज्म। इसी पेज चैप्टर 2 के 17 पेज की लास्ट लाइंस को सबसे पहले मेटाबॉलिज्म मेजर शुरू हो गया, लेकिन इसकी क्या आ रही है? सिग्निफिकेंस ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस। बायोकेमिकल रिएक्शंस हमारे लिए किस तरह से अहम है? मैं अपने स्टूडेंट्स को एक लाइन लिखवाता होता हूं, आपको मैंने लिखवाई थी, फर्स्ट चैप्टर में भी लिखवाई थी। मेटाबॉलिज्म इज साइन ऑफ लाइफ, इज साइन ऑफ लाइफ, ये जिंदगी की अलामत है। किस तरह से? देखें, मैंने आपको पहले बताया था कि हम मां के पेट में एक सेल की सूरत में पैदा होते हैं जिसे जाइगोट कहते हैं। एक सेल जाइगोट की सूरत में पैदा होते हैं, फिर 9 माह में हम एक इंसानी एम्ब्रियो की शक्ल इख्तियार करते हैं, और 9 माह बाद हम इस मां के पेट से इस दुनिया में जन्म लेते हैं। फिर पैदा होने से लेके, बर्थ लेने के बाद से लेके अब तक आपके बॉडी में कितने सेल्स आ चुके हैं? मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियन सेल्स मौजूद हैं। ट्रिलियन सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, ट्रिलियन सेल्स के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियाई है, क्रोमोसोम्स है सारा कुछ कि नहीं? इन सारे सेल्स को बनाने वाला मटेरियल कहां से आया? सारा कुछ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल ही है, सारा कुछ मैटर ही है। तो ये सारा मैटर कहां से आया? एक सेल के अंदर इतना मैटर स्टोर था, वो डिवाइड होता गया और ट्रिलियन सेल्स में तकसीम हो गया? नहीं, उस सेल ने अपनी सराउंडिंग एनवायरनमेंट, चाहे वो मां का पेट था, ठीक है ना जी, अगर ह्यूमन है तो मां का पेट, एनिमल्स है तो मदर यूट्रस वगैरह, ठीक है ना जी, और अगर वो पौधे का एक जाइगोट है तो उसने अपनी ओवरी से फिर मट्टी से मटेरियल्स लिए और लेके उसको अपने जैसे मटेरियल्स में तब्दील किया। देखें, जो चीजें हम सराउंडिंग से लेते हैं वो बिल्कुल उस फॉर्म, केमिकल फॉर्म में नहीं होती जिस केमिकल फॉर्म में हमारे सेल्स में वो इस्तेमाल होनी है। उनको तब्दील करना है, केमिकल प्रॉपर, उनकी केमिकल नेचर को तब्दील करना है। तो वो कौन करते हैं? केमिकल रिएक्शंस। वो रिएक्शंस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बायोकेमिकल रिएक्शंस। बायोलॉजिकल रिएक्शंस, बायोकेमिकल रिएक्शंस। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, जिसके अंदर क्या होता है, जो भी मटेरियल लिया जाता है रिएक्टेंट्स की सूरत में लिया जाता है, फिर उसको केमिकल रिएक्शंस के जरिए से डिजायरेबल प्रोडक्ट्स में, यूजेबल प्रोडक्ट्स में तब्दील कर लिया जाता है। तो ये ऐसा करना हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। हमारी सर्वाइविंग ही इस बात पे डिपेंड करती है कि हमारे अंदर ये एबिलिटी है कि हम सम केमिकल्स को अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट से लें और केमिकली उनको जो है ऐसे केमिकल फॉर्म्स में तब्दील करें जो हमारे सेल्स में इस्तेमाल हो सके। ये केमिकल्स हमारे बॉडी सेल्स मसलसल अपने सराउंडिंग से लेते हैं। अभी भी मेरे बॉडी के अंदर जितने सेल्स हैं वो अपने ब्लड से ये न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, ये केमिकल्स ले रहे हैं और उनको केमिकली चेंज कर रहे हैं अपने अंदर काबिल इस्तेमाल शक्ल में। नॉन स्टॉप 24/7। क्या मतलब होता है? एक दिन में 24 घंटे, 7 का मतलब 7 दिन। हमारी दुकान 24/7 ओपन है, यानी कभी भी बंद नहीं होती। जब आप राब्ता करेंगे हम आपको मटेरियल देंगे। बिल्कुल इसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस भी राउंड द क्लॉक चलते रहते हैं, कभी भी स्टॉप नहीं होते। अगर ये स्टॉप हो गए तो समझ लें हमारी लाइफ स्टॉप हो गई। ठीक है ना जी? क्या
building new materials and obtaining energy for the life of an organism depends upon the ceaseless। लफ्ज ceaseless का मतलब है, पेज 18 पे पढ़ रहा हूं बेटा जी, तीसरी लाइन में, लाइफ ऑन एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन ceaseless नॉन स्टॉप केमिकल एक्टिविटीज इन द सेल। केमिकल एक्टिविटीज केमिकल रिएक्शंस है। तो पता चल गया जी कि अगर ये केमिकल रिएक्शंस रुक गए तो हमारी जिंदगी रुक जाएगी। मैंने आपको एग्जांपल दी हुई है। मैं चेक करना चाहता हूं कि मैं जिंदा हूं या मुर्दा हूं। मेरा क्या कैसे करूंगा कि मैं अपना हार्ट की बीट चेक करूंगा। अगर मेरे दिल का धड़क रहा है, ठीक है ना जी, तो इसका मतलब ये है कि मैं जिंदा हूं। लेकिन इस दिल को धड़काने वाले कौन हैं? मसल्स हैं। मसल्स को कंट्रैक्ट करवाने वाले कौन हैं? एटीपीज हैं। एटीपीज किसने पैदा करके देने हैं? मसल्स को। मसल सेल्स ने सेलर एस्पिरेशन वाले केमिकल रिएक्शन से एटीपीज करके देने हैं। अगर वो केमिकल रिएक्शन रुक जाते हैं तो एटीपी नहीं मिलेंगे, एटीपी नहीं मिलेंगे तो मसल सेल्स कंट्रैक्ट नहीं करेंगे, दिल रुक जाएगा, बंदा टैं हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि असल हार्ट बीट जो है वो साइन ऑफ लाइफ नहीं है, बल्कि हार्ट के मसल्स के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस क्या है? साइन ऑफ लाइफ है, जिंदगी की अलामत है। ये है हमारी हकीकत। केमिकल रिएक्शंस के दौरान मैंने आपको आइसोटॉप्स वाले केमिस्ट्री के लेक्चर में पढ़ाया था कि आइसोटॉप्स डिफर आर सेम इन केमिकल प्रॉपर्टीज। क्यों? क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर होती है। ऐसे पढ़ाया था ना जी। तो भाई केमिकल रिएक्शंस के दौरान रिएक्टेंट्स में नए पहले वाले बॉन्ड टूटने हैं, प्रोडक्ट्स में नए बॉन्ड बनने हैं। रिएक्टेंट्स में नए पुराने बॉन्ड टूट जाने हैं। बॉन्ड किसकी चीज है? इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग के नाम है, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग के नाम है। इलेक्ट्रॉन बदलते रहते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। हमारी हकीकत कौन है? ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन आगे पीछे हो जाए तो हम फिनिश हैं। ये है हमारी औकात। तो बेटा जी हमें हर सांस के साथ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। आपको किसी ने तंग कर दिया ना, बहुत गुस्सा दिला दिया है, ठीक है ना जी, तो जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। वो तो आपको कुछ भी नहीं कह रहा, आपको तो असल अपनी केमिकल बेस को समझे तो आपको सब्र खुद आ जाएगा। खैर मैंने आपको फलसफा नहीं बायोलॉजी पढ़ानी है, तो बायोलॉजी की तरफ रहें। आए जरा मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शंस को ही बेटा जी मेटाबॉलिज्म कहते हैं। डेफिनेशन: सम ऑफ आल केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस विद इन ए सेल। वो तमाम केमिकल रिएक्शन जो सेल में होते हैं आर कलेक्टिवली नोन एज मेटाबॉलिज्म। इसका मतलब है कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस किस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे होते हैं? ऑर्गन लेवल पे नहीं, टिश्यू लेवल पे नहीं, किस लेवल पे होते हैं? सेल लेवल पे होते हैं या ऑर्गेनली लेवल पे होते हैं। सेल एंड ऑर्गेनली लेवल कहना चाहिए, ठीक हो गया ना जी। अगर ऑप्शंस में सेल हो, ऑर्गेनलीज ना हो तो सेल को टिक कर ले। अगर सेल और ऑर्गेनलीज दोनों मौजूद हो तो ऑर्गेनलीज को टिक करें, ठीक हो गया जी। तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस बेटा जी इसकी दो किस्में हैं, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। आपने अपनी पहली क्लास में पढ़ा हुआ है, आप किताब में भी लिखा हुआ है। कैटाबॉलिक रिएक्शंस क्या है? दो रिएक्शंस in which simple substances are decomposed, ठीक है ना जी। Metabolic process characterized as anabolism and catabolism, those reactions in which simpler substances are combined to form complex substances are called anabolic reactions। पहले आगे किताब में एनाबॉलिक रिएक्शंस यानी एनाबॉलिज्म की है, जिसमें सिंपल सब्सटेंसेस को जोड़ के कॉम्प्लिकेटेड सब्सटेंसेस बनाई जाती हैं। अगर आपको फर्स्ट चैप्टर में याद हो, मैंने कहा था ग्लूकोज मिलकर स्टार्च बनाते हैं, ग्लूकोज मिलकर सेलुलोज बनाती है, अमीनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है ना जी। तो ये एनाबॉलिक रिएक्शंस हैं। हमारे बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस, डीएनए की सिंथेसिस, ये सारी क्या है? एनाबॉलिक रिएक्शंस या एनाबॉलिज्म की एग्जांपल्स हैं। और दूसरी तरफ क्या वो कैटाबॉलिक रिएक्शंस।
और याद रखिए कि एनाबॉलिक रिएक्शंस नीड एनर्जी, उनको एनर्जी चाहिए होती है। जबकि एनर्जी इज रिलीज्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ complex molecules into simpler ones, such reactions are called catabolic reactions. Those reactions in which complex molecules are broken down into simple molecules by the release of energy are called catabolic reactions. Digestion हमारे अंदर पहले आ जाए, digestion, degradation of toxic substances in our body, ये भी क्या है, कैटाबॉलिक रिएक्शंस है। हमारे लिवर में कई तरह के कैटाबॉलिक रिएक्शंस चलते हैं, क्योंकि लिवर के अंदर कई टॉक्सिक वेस्ट को डिग्रेड किया जाता है और उनको इंतहाई ज्यादा टॉक्सिक फॉर्म से लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, वगैरह वगैरह। जैसे यूरिया में, अमोनिया को यूरिया में तब्दील किया जाता है, वगैरह वगैरह। तो ये एक बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है। फिलहाल आप एग्जाम्पल दो याद कर लें, डाइजेशन, रेस्पिरेशन। डाइजेशन, रेस्पिरेशन। डाइजेशन और रेस्पिरेशन, ये सेल्फ रेस्पिरेशन की बात कर रहा हूं, सांस वाले रेस्पिरेशन की बात नहीं कर रहा हूं। और इधर मैंने आपको क्या लिखवा दिया है, प्रोटीन सिंथेसिस, फिर फोटोसिंथेसिस, डीएनए की सिंथेसिस एटसेट्रा, लिपिड्स, फैटी एसिड की सिंथेसिस, ये इसमें। बेटा ये आखिरी पॉइंट, आप किताब में एक लाइन लिखी हुई है कि एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है आपका, और वहीं पे जवाब मौजूद है क्या, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक रिएक्शंस, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक रिएक्शंस गो हैंड इन हैंड, हाथ में डाले, हाथ यानी एक दूसरे के साथ साथ हाथ में डाले, ये नहीं उनके हाथ होते हैं, नहीं, ये ईडियम के तौर पर लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, हाथ में डाले इन लिविंग सेल्स। लिविंग सेल्स में इकट्ठे हो रहे होते हैं, ये दोनों साथ साथ होते हैं। एक्सप्लेन, इसकी वजाहत करें। आपकी किताब नहीं पढ़ेगी, इसका जवाब शुरू हो जाता है इस लाइन के आगे, क्या जी, कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन, यहां से शुरू हो जाता है। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी में, हमने, आपने जो वो लेट्स सपोज खुशकिस्मती से आपको मुर्गे की ना, चिकन की लेग पीस मिल गया है, आपने खा लिया। अब खाने के बाद उसके अंदर मौजूद है प्रोटीन्स, वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम उनको ब्रेक डाउन कर रहा है, तो वो क्या बन गए, अमाइनो एसिड्स। तो ये क्या हो गई, कैटाबॉलिज्म हो गया, ठीक हो गया ना जी। फिर उन्हीं अमाइनो एसिड्स को आपके बॉडी के मसल्स इस्तेमाल करते हैं और आपके मसल्स वाली प्रोटीन बना लेते हैं, ये क्या हो गई, एनाबॉलिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक रिएक्शन जो है वो साथ साथ ही हो रहे होते हैं। ये आपने बड़ा ही कर लेना है, कहां तक, इसका जवाब एंड तक जो है वो करना है, एंड एनाबॉलिक एक्टिविटीज, एंड एनाबॉलिक एक्टिविटीज तक, यहां तक आपका ये सवाल का जवाब मुकम्मल हो जाता है। तो मैं जरा पढ़ दूं एक दफा, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन एंड द रिजल्टिंग स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन को पहले डाइजेस्ट करके, तोड़ के अमाइनो एसिड जैसे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में तब्दील कर लिया जाता है। फिर अमाइनो एसिड्स आर रीयूज्ड, उनको दोबारा से इस्तेमाल किया जाता है फॉर न्यू कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, इंटरकन्वर्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, proteins and lipid that occur continuously in living cells are examples of coordinated, well controlled, body की जरूरत के मुताबिक जो है coordinated catabolic and anabolic activities। बेटा जी इंशाअल्लाह अगला लेक्चर जो है वो सेकंड टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन पे होगा। कोई भी इस इंट्रोडक्शन में आपको कोई बात पूछनी हो तो दिल खोल के पूछें, इंशाअल्लाह ताला आप सर गुलाम हुसैन को जो है हर तरह से आपको जवाब देंगे। जो मेरे इल्म में है वो बेटा जी मैं अपने पास रखता नहीं हूँ, वो आप तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है, यही मेरा फर्ज है। शुक्रिया।